Very good evening everyone. I am here again with the same topic, bank privatization. We all know that there is a continuous discussion that has been going on among government, among general people regarding the privatization of bank, means why the government is going to privatize, which two banks are being selected for privatization. The discussion regarding all these things were continuously moving in the market. In my today's video, I tried to bring some comparative basis that may be taken by the government as a base for taking 2-3 banks into privatization list or for selecting the bank into privatization. Please watch my video till end to understand the concept as a whole, means watch what parameter that is being considered by the government and why the government is taking the bank into privatization, why these banks are only being selected for privatization. Please watch my video till end, and if you like the video, please subscribe for more such videos. एज वी ऑल नो दैट कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होता है वो वहीं अपना पैसा लगाना चाहता है जहाँ पे उसको अच्छी अर्निंग की चांसेस हों, तो हमने भी उसी पॉइंट को कंसिडर किया एज वेल एज गवर्नमेंट को भी वो बैंक के लिए ही शेयर सेल आउट करना चाह रही है जिससे कि गवर्नमेंट अच्छा रिटर्न ले सके। तो ये दोनों पॉइंट्स को मैंने माइंड में अपने कंसिडर किया है स्टिल, और अभी जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने ये कहा है कि जो बैंक ऑलरेडी मर्जर में जा चुके हैं उन बैंकों को हम प्राइवेटाइजेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, मीन्स ऑल दोज बैंक्स दैट आर मर्ज्ड that is not being considered in the privatization process. So we have Indian Overseas Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक की हम पहले बात कर लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक वो बैंक है जो कि अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, उसका एनपीए भी ज़्यादा है और उसकी कंटिन्यूसली अर्निंग्स भी बहुत डाउन हो रही हैं, तो इसलिए उस बैंक को मैंने अपने कंपैरिजन में कंसिडर नहीं किया है बिकॉज दिस इज़ नॉट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसको प्राइवेटाइजेशन में नहीं डालेगी क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये अज्यूम्ड है कि प्राइवेट इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे और उसमें अपने फंड्स नहीं लगाएंगे, तो इसलिए पंजाब एंड सिंध बैंक को मैंने अपने कंपैरिजन में कंसिडर नहीं किया है। The other bank that is being considered may be considered by the government, that is यूको बैंक। यूको बैंक की भी अभी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यूको बैंक का भी एनपीए भी ज़्यादा है और यूको बैंक भी उतना अच्छा अभी वर्क नहीं कर रही है। प्लस यूको बैंक एक अकेला ऐसा नेशनलाइज बैंक है जो कि कोलकाता बेस्ड बैंक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट यूको बैंक को कंसिडर ना करे, तो इसलिए मैंने इन दोनों बैंक को पहले ही एलिमिनेट करके रखा है, कंसिडर नहीं किया है फॉर कंपेरिजन। नाउ वी हैव इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का टोटल बिजनेस है 3.7 लाख करोड़, देन नेट प्रॉफिट आ रहा है इनका 831 करोड़ का, 831 करोड़, देन जीओआई शेयर होल्डिंग है 95.84%, नेट एनपीए 3.58, CRAR दैट इज़ 15.32। ये अच्छा CRAR माना जाता है, मतलब दिस बैंक इज़ वर्किंग वेरी गुड क्योंकि इनका बिजनेस भी अच्छा है, इनका प्रॉफिट भी आ रहा है, प्लस इनका नेट एनपीए भी कम है, एज वेल एज CRAR भी इनका अच्छा है। सेकेंड बैंक हमारा आता है बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक मुंबई बेस्ड बैंक है जिसका टोटल बिजनेस 10.37 लाख करोड़, मतलब बिजनेस बहुत बड़ा है। देन नेट प्रॉफिट हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा दिया है, 2160 करोड़ का अपना जो हमारा 31 मार्च 2021 का फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ था उसमें प्रॉफिट दिया है। प्लस अगर हम इनका गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग देखें तो 89.10 है, नेट एनपीए भी देखें तो इनका हम 3.35% है जो कि बहुत, चूँकि है तो ज़्यादा बट उतना ज़्यादा नहीं है। CRAR भी हम देखें तो इनका बहुत बुरा नहीं है, 14.93% का है। इन दोनों में हम बात करें तो इन दोनों में हमारे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, CRAR के बेसिस पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करी है, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिया है। वहीं अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखें तो ये पुणे बेस्ड बैंक है, इसका टोटल बिजनेस 2.81 लाख करोड़ का है, नेट प्रॉफिट इनका आ रहा है 0.550 करोड़ का, देन इनका नेट एनपीए 2.48% है, CRAR इनका 14.49 का है। वही हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक मुंबई बेस्ड बैंक है, टोटल बिजनेस इनका 5.06 लाख करोड़ का है, नेट लॉस दिया है इन्होंने अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो 0.887 करोड़ का है। देन नेट एनपीए हम देखें तो 5.77% है, CRAR इनका भी 14.81% का
है। तो यहाँ हम एलिमिनेशन से अगर जाते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर ना करे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रेजेंट ईयर में अपना लास्ट ईयर में लॉस दिया है, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर ना किया जाए कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर वैसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा जो एक साल अभी के गए जो बीते साल है उसी में ही लॉस दिया हुआ है। तो इट मे बी पॉसिबल कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर ना किया जाए। देन हम दूसरा बात करते हैं, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उसे गवर्नमेंट को एक मिड साइज बैंक की ज़रूरत है। तो चूँकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका टोटल बिजनेस बहुत बड़ा है, दैट इज़ 10.37 लाख करोड़। तो इट मे बी पॉसिबल कि बैंक ऑफ इंडिया को भी कंसिडर ना किया जाए। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही फिगर से आउट हो गए। मीन्स वी हैव इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन दोनों बैंक को इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी और प्राइवेटाइजेशन में डालेगी, बिकॉज दीज टू बैंक्स आर अट्रैक्टिव, these two banks may give good return to the government, as well as these two banks may become a point of attraction for the private investors also। private investors को भी एक मिड कैप साइज गवर्नमेंट चाह रही थी, चूँकि ये दोनों मिड कैप साइज के बैंक्स हैं। एज वेल एज अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये दोनों ही बैंक्स ने अपना जो पास्ट ईयर अभी हमारा ख़त्म हुआ है उसमें दोनों ही बैंक ने प्रॉफिट दिया है। दोनों ही बैंक का जो नेट एनपीए है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट एनपीए सबसे कम है। प्लस अगर हम CRAR देखें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों के ही ठीक हैं, दोनों के ही बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मे बी पॉसिबल कि हम इन डेटास के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन। बट स्टिल वी हैव टू वेट एंड वॉच। हमको ये अभी सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और हम गवर्नमेंट के डिसीजंस का वेट कर सकते हैं कि कौन से बैंक को फाइनली गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है फॉर प्राइवेटाइजेशन, because these are only analysis on the basis of past figures. We don't know which bank are finally selected by the government. We have to cross our fingers and we have to wait for the government decision. Thanks for watching my video. If you like, please subscribe, please like my video. Thank you so much for watching.